नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य का एक मजबूत हाथ बना दिया। ये भारत के इतिहास का आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी एक पूरा का पूरा एम्पायर कैसे बन गई। इस सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब वो छिपा है 1793 के इसी चार्टर एक्ट में। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पहले थोड़ा उस समय का सीन समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगभग एक आज़ाद संस्था बन चुकी थी और ब्रिटिश संसद के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी थी कि भाई इस बेकाबू ताकत पर लगाम कैसे लगाई जाए। और ये मौका संसद के हाथ लगा चार्टर रिन्यूअल सिस्टम से। सिस्टम ये था कि हर 20 साल में कंपनी को अपने ट्रेडिंग राइट्स जारी रखने के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो 1793 एक ऐसा ही क्रिटिकल मौका था जब पार्लियामेंट ने तय किया कि अब अपनी सत्ता दिखानी ही होगी। वैसे ऐसा भी नहीं था कि ये कोई पहली कोशिश थी। इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव डाली। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जिसने पॉलिटिकल निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। लेकिन सच कहें तो ये सब आधे अधूरे कदम थे। असली और निर्णायक चाल तो 1793 के एक्ट में ही चली गई। तो फिर 1793 का ये जो नया चार्टर एक्ट था, ये असल में कंपनी को काबू में करने के लिए सरकार का एक फूल प्रूफ प्लान था। ये कुछ ऐसा था मानो भारत पर राज करने के लिए एक नई रूल बुक लिखी जा रही हो। तो सवाल है कि ये कंट्रोल आखिर किया कैसे गया। देखिए, कंपनी का जो ट्रेड पर एकाधिकार था उसे 20 साल के लिए और बढ़ा तो दिया गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के डायरेक्टर से भी ज्यादा सुप्रीम पावर दे दी गई। अब सोचिए, बोर्ड कंपनी के किसी भी लेटर या ऑर्डर को बदल सकता था। और तो और कंपनी को अपनी हर एक एक्टिविटी की रिपोर्ट सीधे संसद को देनी पड़ती थी। पूरी तरह से शिकंजा कस दिया गया था। और ये लाइन ये बिल्कुल सटीक बताती है कि हुआ क्या। कंपनी की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। एक आजाद ट्रेडिंग पावर से वो अब बस ब्रिटिश सरकार की एक एजेंट बनकर रह गई थी, जो लंदन के इशारों पर नाचती थी। एक तरफ तो लंदन में पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था और दूसरी तरफ इस एक्ट ने भारत में भी एक सुपर पावरफुल पोस्ट बना दी, गवर्नर जनरल की। उसे इतनी ताकत दी गई कि वो इमरजेंसी में अपनी ही काउंसिल के फैसलों को पलट सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी। मद्रास और बॉम्बे पर भी उसका कंट्रोल बढ़ा दिया गया, जिससे वो जमीन पर सबसे बड़ा बॉस बन गया। और इतनी पावर की कीमत, गवर्नर जनरल की महीने की सैलरी थी 25,000 रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। और सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा पैसा भारतीय खजाने से यानी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाता था। सोचिए। अच्छा, कंपनी करप्शन के लिए तो कुख्यात थी ही, तो इस एक्ट ने इससे निपटने के लिए एक बड़ा क्लियर 4 सूत्रीय प्लान बनाया। पहला, बड़े अफसरों की सैलरी इतनी ज्यादा कर दो कि उन्हें रिश्वत की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों का कोई भी प्राइवेट ट्रेड पूरी तरह से बैन। तीसरा, इंडियन रूलर्स से किसी भी तरह का गिफ्ट या रिश्वत लेना एक संगीन जुर्म बना दिया गया। और चौथा, इन नियमों को तोड़ने पर बहुत सख्त सजा का प्रावधान किया गया। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट ने पावर बैलेंस को कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में आखिर कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सच में लंदन से रिमोट कंट्रोल वाले शासन की शुरुआत थी। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। एक तरफ थे कंपनी के डायरेक्टर्स, जिनकी पावर को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, और दूसरी तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिससे कंपनी के हर कागज तक पूरी पहुंच मिल गई और हर बड़े मामले पर आखिरी फैसला लेने का हक भी। तो बॉटम लाइन ये है कि पावर साफ तौर पर कंपनी के हाथ से फिसलकर सरकार की मुट्ठी में आ गई थी। आप देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इस एक्ट के भी दो पहलू थे। कुछ नतीजे तो वैसे ही थे जैसा सोचा गया था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी अनकही कीमत भी थी जिसे चुकाया गया। अगर हम ब्रिटिश नज़रिए से देखें तो उनके लिए ये कदम काफ़ी सफल रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और मजबूत हो गया, अफसरों के बीच करप्शन कम हुआ और पैसों के मामले में ज़्यादा डिसिप्लिन आया। लंदन से लेकर कलकत्ता तक एक क्लियर कमांड चेन बन गई, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश राज के विस्तार का रास्ता तैयार किया। लेकिन इसकी असली कीमत चुकाई भारत ने। सारे खर्चे, सारे तनख्वाहें
इनका पूरा बोझ भारतीय रेवेन्यू पर डाल दिया गया। भारतीयों को अपने ही देश के शासन से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया। जीरो पार्टिसिपेशन। गवर्नर जनरल की बेहिसाब ताकत से एक डिक्टेटर के पैदा होने का खतरा भी था। और ऐसा नहीं कि सब चुप थे, ब्रिटेन में भी इसकी आलोचना हुई। दूसरे व्यापारी कंपनी की मोनोपोली से नाराज थे और जो धार्मिक ग्रुप्स थे वो मिशनरियों पर लगे बैन से खफा थे। तो कुल मिलाकर देखें तो 1793 का एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का एक बहुत अहम पत्थर था, जिसने आने वाली पूरी सदी की कहानी लिख दी थी। ये टेबल ब्रिटिश कंट्रोल की इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 1773 में जहां सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी, 1784 में पॉलिटिकल कंट्रोल आया और 1793 तक आते आते सरकार की पावर सुप्रीम हो गई और गवर्नर जनरल की हैसियत लगभग एक वाइसरॉय जैसी हो गई। ये एक साफ प्रोग्रेशन। और सवाल ये है कि इस बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल हुआ कैसे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। 1793 के एक्ट से जो पावर मिली, उसी का इस्तेमाल करके गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं को अपनी जमीन पर ब्रिटिश सेना रखने और उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया। इससे हुआ ये कि उनकी आज़ादी बस नाम की रह गई। ये इस एक्ट का एक सीधा नतीजा था। और यहीं पर हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या 1793 का एक्ट सिर्फ एक और कानून था, या फिर ये भारत में एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा करने का एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस एक्ट की दूरगामी विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।